आज महिला दिवस है। दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की आवाज़ निरंतर उठ रही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं? महिला एक पहलू है, पुरुष दूसरा पहलू है। प्रश्न ये हो रहा है कि हम महिला दिवस मना रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा परिणाम हमारे सामने आ रहा है कि हम क्या महिला को पुरुष से अलग करके समाज के सामने रख रहे हैं। यानी इस महिला दिवस के नाम से क्या हम इस समाज को दो भागों में बांटकर देख रहे हैं। ये सारा उत्सव समाज को बांटने का है या इस जेंडर को बांटने का है। पहले मुझे इस बात को समझने की या चर्चा में लाने की या डिस्कस करने की पहली जरूरत है। लेकिन नर और नारी तो अलग अलग हैं। नर और नारी जिसको आप कह रहे हो अलग अलग है, ये शरीर अलग अलग है। और ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके अंदर नर और नारी नहीं होते? हम नारी नहीं बोलते, वहाँ नर और मादा बोलते हैं। तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, दूसरे जीवों में भी है। तो क्या इस मादा का नाम, ये जो नर की जो मादा है, हम उसको नारी कह रहे हैं या उसको महिला कह रहे हैं? इसको ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ समझ में आएगा कि क्या महिला इस शरीर का नाम है या महिला नारीत्व का, नारी का जो भूषण है, नारीत्व जिसको आप अंग्रेजी में वुमनहुड कह रहे हो, उसकी बात होनी चाहिए। इज्जत हमारे किसकी है? हम जिसको शक्ति कह रहे हैं नारी को, देवी कह रहे हैं नारी को, लेकिन शरीर को नहीं कह रहे। हम नारीत्व को देवी मान रहे हैं, देवी रूप, और देवी रूप का अर्थ है प्राण, संज्ञा है देवी की, स्थूल नहीं है। कुछ भी चीज़ जिसकी हम पूजा कर रहे होंगे, देवता की पूजा करते हैं, वो सूक्ष्म होता है। नारी भी, नारीत्व भी सूक्ष्म चीज़ है, वो स्थूल चीज़ का नाम नारी नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपने एक बीज जमीन में गाड़ दिया, पौधा निकल गया, पेड़ आया, उसमें फल लग गए। वो फल कौन से हैं? वो फल उसी बीज के हैं, दूसरे नहीं है फल। लेकिन जब फल आता है तब तक वो बीज वहाँ से नष्ट हो चुका है। आप खोद के देखोगे वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो जिसको आप माँ बाप कह रहे हो, नारी पुरुष जो आप भेद बोल रहे हो, वहाँ कहाँ है? तो उसके बाद समाप्त इन द सेंस आपके साथ जुड़े हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फल वही दे रहे हैं। वही बीज अगर काम नहीं करता तो वैसे के वैसे फल उस पेड़ पर नहीं आते। इसका अर्थ है कि जिसको आप नारी कहो, नर कहो, माता कहो, पिता कहो, इस शरीर में प्राण रूप में बहते हुए फल दे रहे हैं। और शर्त क्या है कुदरत की? बीज अपने फल कभी नहीं खाता, बीज अपनी छाया कभी नहीं भोगता, बीज कभी भी अपनी लकड़ियों को, पेड़ की लकड़ियों को काम में नहीं ले रहा है। तो ये दो सिद्धांत हैं। जब हमको इस महिला की या इस नारीत्व की ये बात समझ में आएगी। नंबर एक, नारीत्व ऊर्जा रूप है, प्राण रूप है, और स्थूल देह से इसका कोई लेना देना नहीं है। और नंबर दो, उसकी पूजा इसलिए हो रही है कि वो खुद के लिए कभी नहीं जीती। जब से नारी अस्तित्व में आती है, आप उसको किसी न किसी रूप में, उसका चाहे माता का रूप होगा, चाहे पत्नी का रूप होगा, किसी भी रूप में देखेंगे तो वो किसी दूसरे के लिए जीती हुई नजर आएगी। इस कारण हम विश्व में इस नारीत्व की पूजा करते हैं। आखिर इन सब के बावजूद नारी शरीर में तो कोमल मानी ही जाती है, तब इसका क्या रास्ता निकले कि वह पुरुष के सामने एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हो सके? इस बारे में मैं आपको एक वैदिक सिद्धांत बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पूरी सृष्टि एक ही सिद्धांत पर खड़ी है, उसको हम कहते हैं अग्नि और सोम का सिद्धांत। नारी सौम्या है, पुरुष अग्नि है। सोम सदा अग्नि में आहूत होता है और बचता कुछ नहीं है। क्या बचता है एंड में? अग्नि। हमें यहाँ
बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। तब क्या हुआ, सौम्या चलकर अग्नि तक पहुंच रही है। हमको यहाँ इस बात को समझना पड़ेगा। और वो अपने आप को आहुत कर रही है। इसका अर्थ क्या है कि अब वो वापस वहाँ नहीं जा रही जहाँ से आई थी, वो आहुत हो गई, समर्पित हो गई अग्नि को। आप यहाँ इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है। और ये इन दोनों की जिंदगी में कई बार कभी पुरुष सौम्य बन जाता है, कभी स्त्री सौम्य बन जाती है। ऐसा नहीं है कि एक शरीर की जो प्रकृति है वो बदलेगी, नहीं। पूरे क्रम में कई जगह ये सौम्य और अग्नि और सोम का बदलाव चलता है। अग्नि एक सीमा के बाद सोम बन जाती है, सोम एक सीमा के बाद अग्नि बन जाता है। पर इनिशियली जो प्रारंभिक स्वरूप, जो स्थूल रूप है, वो अग्नि सोम का है। इसलिए वो सौम्य है और सौम्य होना ही अग्नि में आहुत होने की पहली अनिवार्यता है। आखिर इन सब के बावजूद नारी शरीर में कोमल मानी जाती है, तब इसका क्या रास्ता निकले कि वह पुरुष के सामने एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हो? आप जो बात कर रही हैं उसमें स्पर्धा की भाषा है। नारी पुरुष में स्पर्धा किस बात की? दोनों कुदरत की उत्पाद है। एक तरह से हम पूछे तो कुदरत ने नारी को पैदा किया, नर को पैदा किया। हम आपस में ये स्पर्धा में क्यों आ गए? नारी कोमल है, पुरुष कोमल नहीं है, ये उसका एक नैसर्गिक रूप है। नारी के अंदर खाली शरीर की कोमलता नहीं है, नारी के अंदर मन की कोमलता है, नारी की आवाज़ में कोमलता है, नारी के व्यवहार में कोमलता है। नारी तो पर्यायवाची है कोमलता का, माधुर्य का, मिठास का। और यही कारण जो पुरुष में नहीं है। नारी अपने गोद के बच्चे से, 15 दिन के गोद के बच्चे से बात कर लेती है। बच्चा रो रहा है तो नारी को पता है कि उसके पेट दुख रहा है, तो उसको भूख लग रही है, और क्या दिक्कत है। पिताजी कितना जोर लगा लें, उनको ये बात समझ में आ ही नहीं सकती। तो नारी को अगर मुझे समझना है, उस वुमनहुड को समझना है। शरीर में कुछ नहीं है और शरीर की पकड़ ही कुछ नहीं है। ये जितने डाइवोर्स हो रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि शरीर की पकड़ कुछ सालों के बाद खत्म हो जाती है। उसके बाद केवल नारीत्व ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जिसके आधार पर महिला अगले 50 साल उस व्यक्ति को अपने साथ बांधे रखती है। जिसके पास ये ताकत नहीं है, ये नारीत्व नहीं है, वो महिला हो सकता है 10 साल बाद उस घर में आपको दिखाई नहीं पड़े। और ये त्रासदी है कि महिला ही जा रही है उस घर में। घर छोड़ना भी है तो महिला को ही छोड़ना है। वो वहीं बैठा है, वो दूसरी महिला का इंतजार कर रहा है कि एक गई दूसरी आ रही है। इसको हमें इतना दूर समझना पड़ेगा। और उस भाव को, उस देवत्व को हम केवल इस हाड़ मास के ढांचे में ढूंढें और इस ढांचे की पूजा करें। मैं तो समझता हूँ ये तो कुदरत का अपमान है। सर, अभी आपने नारीत्व की बात करी, वुमनहुड की बात की, तो नारी शरीर में ये वुमनहुड, ये नारीत्व कैसे तैयार हो सकता है? तैयार होता नहीं है। कल ना आप पूछोगे ज्ञान आदमी के अंदर कहाँ से आता है? अरे भाई, ज्ञान हर आदमी लेकर पैदा होता है, लेकिन हर एक की अपने अपने सत्व रज तम गुण की अपेक्षा से ढका रहता है। किसी का कम ढका हुआ है तो वो ज़्यादा ज्ञानी दिख रहा है, जिसका ज़्यादा ढका हुआ है उसके पास ज्ञान कम दिखाई पड़ रहा है। और जैसे जैसे ये आवरण हट जाएंगे सारे एक जैसे ज्ञानी हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान न पैदा हो किया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, न दिया जा सकता है, न लिया जा सकता है। जब तक पुरुष के संसर्ग में नहीं आएंगी तब तक आपका नारीत्व जागृति ही नहीं होगा, और आपका वो नारीत्व ही उसके पुरुषत्व को जगाएगा। तब आपका माधुर्य उसके ऊपर बरसेगा, तब वहाँ मिठास जाने लगेगा। उसके बाद पुरुष समाज में मिठास बांट सकता है, उसके पहले कहाँ बांट पा रहा है? इसको हमको इतना दूर समझना पड़ेगा, तब हमको ये नारीत्व की भूमिका ये समझ में आएगा कि बांटा नहीं जाता, लिया नहीं जाता, विकसित नहीं किया जाता। अभ्यास और आपका मन में कितना जुड़ाव है उस व्यक्ति के प्रति, अंतर मन में, दिमाग में नहीं, वहीं से बहेगा। सर, शिक्षा और करियर के लिए नारी बाहर आ रही है, तो ऐसे में पुरुषों से उसका टकराव अवश्य भावी है। तो आप मार्गदर्शन के लिए क्या कहेंगे? दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति है कि
कैरियर के लिए आगे कौन जा रहा है? महिला जा रही है तो एक परिस्थिति बन रही है, और उसके भीतर का नारीत्व जा रहा है तो परिस्थिति दूसरी बनती है। जब महिला जाएगी तो उसने जो शिक्षा प्राप्त की उसमें उसका शरीर और उसकी बुद्धि प्राथमिक रहेंगी। वो अपने बुद्धि की ताकत से कैरियर में प्रवेश करेगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये मैं कहना चाहता हूँ। और बुद्धि में टकराव सदा ही रहेगा। बुद्धि टकराव या आर्गुमेंट या तर्क की पर्यायवाची है, उसमें गर्मी है। तो वो अब नारी को ईश्वर ने मन के धरातल पर मिठास के साथ जीना सिखाया, उसको चंद्रमा के साथ जोड़ के उस योग से जीना सिखाया। समझना यह है कि नारी अगर बुद्धि के बल पर कैरियर में जा रही है तब टकराव निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि उसकी संवेदनाएं शिक्षा ने कम कर दी, उसका मिठास शिक्षा ने कम कर दिया। तब वो पुरुष की नकल करने पर उतरेगी। पुरुष वो बन नहीं सकती, समझने की बात यह है। और नकल में क्या हो रहा है कि उसने अपने आप को नारीत्व से ओतप्रोत करना छोड़ दिया। उन गुणों की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि वो तो पुरुष को नकल कर रही है, स्पर्धा पुरुष के साथ कर रही है, तो उसको अपने वो गुण दिखाई नहीं पड़ते। तो उसको वो शादी कर ले तो कहेगी यार अभी जल्दी है, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है। उसको आप इस तरह से देखना तो अपनी उन सारी प्रकृति दत्त उन सब भूमिकाओं को नकारती चली जाएंगी, टालती चली जा रही है, और वो टकराव निश्चित हो जाएगा। क्योंकि वो दिमाग से बुद्धिमान है, लड़का भी दिमाग से बुद्धिमान है। अगर वो गलती से शादी कर बैठे तो वो लड़की भी लड़के जैसे सोच रही है, तो दो लड़के शादी कर सकते हैं, और कर दी तो कितने साल साथ रहेंगे, उनका अलग होना भी असंभावी है। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस मत का भी हूँ कि लड़कियाँ खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, खूब अच्छे अच्छे पदों पर भी जाए, पर अच्छी महिला भी बनी रहे। उसको लड़का बनने की या अपने गुणों को कम करने की जरूरत नहीं है। तब क्या होगा कि ये ऐसी महिला पुरुषों से कई गुना अच्छा साबित होंगी। तब वो साबित करेंगी कि अगर हमारे यहाँ कन्या को, स्त्री को देवी कहा है तो गलत नहीं कहा। मैं ये सपना देखता हूँ कि हमारे देश की एक एक महिला अपने उस नारीत्व को संजोए और हर जगह, हर मुकाम पर पुरुषों से आगे अपने आप को प्रमाणित करे। जितना आपको गर्व है महिला दिवस पे, उतना गर्व मुझे भी है। आप मुझे बाहर क्यों रख रही हैं कि महिला दिवस केवल हमारा ही है? तब तो आप मेरा भी अपमान कर रही हैं और प्रकृति का भी अपमान कर रही हैं। हम ये कहते हैं कि हम मिलके आओ, हम सब मिलके जो रास्ता हम छोड़ चुके, भटक गए, भूल गए, हम वापस वहाँ से आएँ और हम इस देश को फिर से उस तरह के नारीत्व का प्रवेश शुरू कराएं जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों संस्कारित होकर समाज के काम आ सकते हैं। इस देश का, अगर देश का ही नहीं विश्व का अगर कल्चर बदलना है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को बदलना है और मानव को सचमुच संवेदनशील बनाना है, तो ये काम केवल माँ कर सकती है। हमको उस माँ को चाहे शिक्षा के मार्फत लाना पड़े, चाहे घर में नए सिरे से नया वातावरण पैदा करके लाना पड़े। अगर हम उस माँ को फिर से पैदा कर सकते हैं तब ही मानव शांति और सुख से जीने लायक समाज का निर्माण कर पाए।